आदित्य गुस्से में गाड़ी से बाहर आया और उसने प्रीति की बाह पकड़कर पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे ही सामने बार बार मरने क्यों चली आती हो? अगर मरने का इतना ही शौक पाल रखा है तुमने तो कहीं और जाकर और किसी और के सामने मरो, समझी? इतना कहकर आदित्य ने गुस्से में प्रीति को दूर धकेल दिया। वो मैं आपसे। प्रीति ने इतना कहा ही था कि आदित्य जोर से चीखा, चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी मत कहना, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है, समझे तुम? इतना कहकर आदित्य गुस्से में अपनी जीप में बैठा और जाने लगा। प्रीति को आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। समझता क्या है अपने आप को? इतना कहकर उसने वही अपने पास पड़ा पत्थर उठाया और बहुत जोर से आदित्य की जीप पर फेंका। जीप के पीछे की हेडलाइट टूट गई। हेडलाइट टूटने की आवाज सुनकर आदित्य ने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाया और गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। उसने अपनी जीप की टूटी हुई हेडलाइट की ओर देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने प्रीति को घूरा। आदित्य के घूरते ही प्रीति पारो का हाथ पकड़कर तुरंत वहां से भाग गई। आदित्य ऊपर आसमान की ओर देखकर गुस्से में बोला, अब प्लीज दोबारा इस पागल और बदतमीज लड़की से सामना मत करवाना, वरना न जाने गुस्से में मैं क्या कर डालूंगा। इधर विक्रांत अपने लगाए तंबू में खाट पर बैठा ये सोच रहा था कि उसके ऊंट को अचानक हुआ क्या था। तभी वीर वहां आकर बोला, विक्रांत, ऊंट वाले तंबू के पीछे ढेर सारी शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई मिली है, और जिस बाल्टी से ऊंट पानी पी रहा था उसने पानी नहीं शराब पी थी, तो जाहिर सी बात है कि किसी ने ऊंट को शराब पिलाई थी। वीर के इतना कहते ही विक्रांत ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और उठकर बोला, सुमेर, मैं जानता हूं कि ये तेरा ही काम है, आज तो तू गया काम से। विक्रांत इतना कहकर जाने लगा तो वीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक विक्रांत, उसने हमारी पीठ पर वार किया है तो हमें भी उसकी पीठ पर ही वार करना चाहिए। हमें भी सामने आने की जरूरत नहीं है। मैंने पता किया है, आज रात वो भी हमारी तरह मेले में ही रुकने वाला है। उसे सबक सिखाने के लिए पूरी रात पड़ी है, इसलिए तू अपने गुस्से पर कुछ देर काबू कर ले। मेरे पास एक प्लान है उसे सबक सिखाने के लिए। कैसा प्लान? विक्रांत ने पलट कर पूछा तो वीर ने उसे सब कुछ समझाया। वीर का प्लान सुनकर विक्रांत मुस्कुराने लगा। तभी उसके फोन की बेल बजी। उसने फोन देखा तो स्क्रीन पर भानु प्रताप का नाम देखते ही तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं बस आपको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ, प्रीति वापस आ गई है क्या? भानु ने पूछा तो विक्रांत मुस्कुराते हुए खाट पर बैठा और सामने रखे टेबल से शराब की बोतल उठाकर बोला, हाँ ठाकुर साहब, प्रीति वापस आ गई है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आप भी मानपुर आ ही जाओ और ये रिश्ता जल्द से जल्द तय हो जाए। ठीक है, हम कल ही मानपुर आ जाते हैं, पर आपको हमारी डील तो याद है ना? भानु ने सोफे पर बैठकर सामने रखे टेबल पर पैर रखते हुए पूछा तो विक्रांत झट से बोला, अच्छे से याद है। इस डील पर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी भविष्य टिका हुआ है, इसलिए मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। आपको आपके बच्चों के लिए मां भी मिलेगी और अपना हिस्सा भी। विक्रांत के इतना कहते ही भानु मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छे से सोच लीजिएगा विक्रांत साहब, क्योंकि अगर आपने हमसे किया वादा तोड़ा तो आप बहुत पछताएंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी। बस आप इतना याद रखिएगा कि मेरे परिवार में किसी को पता ना चले कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपकी 2 बेटियां भी हैं। यह भी किसी को पता ना चले कि आपकी पहली पत्नी कैसे मरी थी। विक्रांत ने शराब की बोतल वीर की ओर बढ़ाते हुए कहा। वीर ने बोतल ली और 2 पैक बनाने लगा। भानु ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए विक्रांत साहब, शादी होने तक ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और हम कल ही मानपुर पहुंच जाएंगे। अब हम फोन रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी जरूर। विक्रांत के इतना कहते ही भानु ने कॉल कट कर दिया। उन्होंने अपना फोन टेबल पर रखा और टेबल पर रखी एक किताब से प्रीति की तस्वीर निकाली। भानु के एक हाथ में प्रीति की तस्वीर थी और उसने अपने दूसरे हाथ से टेबल पर रखा शराब का ग्लास उठाया।
वो शराब पीते हुए प्रीति की तस्वीर देखते हुए बोला। अपनी बेटियों की देखभाल के लिए तो हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है, पर जब से आपकी तस्वीर देखी है हम तो दीवाने हो गए हैं आपके। आपकी तस्वीर देखकर हमारा ये हाल है। तो समझ में नहीं आ रहा कि जब आप सामने होंगी तब हम खुद को कैसे संभालेंगे। आपको पाने की हसरत दिल में हर पल बढ़ती ही जा रही है। आपको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। हम आपको इस हवेली में अपनी पत्नी बनाकर जरूर लाएंगे। इतना कहकर भानु ने प्रीति की तस्वीर चूमी और उसे देखते हुए फिर से शराब पीने लगा। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। इधर प्रीति और पारो दोनों मेले में लगे बड़े से झूले पर बैठी हुई थी। उन्हें झूले पर बड़ा मजा आ रहा था और दोनों बच्चों की तरह चीख रही थी। झूले से नीचे आते ही दोनों कठपुतली का नाच देखने लगी। तभी प्रीति की नजर मेले में घूमर करने आई कुछ औरतों पर पड़ी। प्रीति बिना पारो से कुछ कहे उन औरतों की ओर दौड़ पड़ी, पर तभी वो उसके दाएं से आ रहे आदित्य से टकरा गई। आदित्य ने गुस्से में इतना कहा ही था कि प्रीति उसे देखते ही वहां से भागकर घूमर कर रही औरतों के बीच आ गई। उसने बाकी औरतों की तरह अपने चेहरे पर घूंघट डाला और घूमर करने लगी। एक बार फिर प्रीति की बदतमीजी पर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और वो प्रीति को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। पर प्रीति को घूमर करते हुए इतना खुश देखकर उसके कदम रुक गए और वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर एकटक प्रीति को घूमर करते देखने लगा। वहां खड़े होकर घूमर देख रहे सब लोगों की नजर सिर्फ प्रीति पर ही थी, क्योंकि वो घूमर करने वाली औरतों से भी ज्यादा अच्छा घूमर कर रही थी। पारो भी अपने चेहरे को ढककर घूमर करने लगी। प्रीति को ऐसे नाचते देख आदित्य के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां विक्रांत और वीर आ गए। विक्रांत ने जैसे ही प्रीति को सबके सामने नाचते देखा तो गुस्से में प्रीति की ओर बढ़ा। उसने नाचती हुई प्रीति की बाह पकड़ी और उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। प्रीति खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर जा गिरी। वहां खड़े सब लोगों के बीच सन्नाटा सा छा गया। विक्रांत की इस हरकत पर आदित्य को भी बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही विक्रांत ने गुस्से में प्रीति की बाह पकड़ी और उसे उठाकर खींचता हुआ वहां से ले गया। विक्रांत उसे अपने तंबू के पास लेकर आया और प्रीति को जमीन पर धकेल कर बोला, उन दो कौड़ियों की नाचने वालियों के साथ नाचते वक्त तुझे हमारी हवेली की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। दिल्ली जाकर तो इतनी बेशरम हो गई कि तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को यूं सरे पसार उछालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? नाचना कोई गुनाह तो नहीं है? प्रीति के इतना कहते ही विक्रांत का गुस्सा और बढ़ गया। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि अपने बड़े भाई से जुबान लड़ाएगी। इतना कहकर विक्रांत ने प्रीति को मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाया था कि आदित्य ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य के हाथ पकड़ते ही विक्रांत के साथ प्रीति भी उसे हैरानी से देखने लगी। कमाल है, इस लड़की के नाचने से तुम्हारे परिवार की इज्जत पर दाग लग गया, पर सारी दुनिया के सामने अपनी बहन पर हाथ उठाने से तुम्हारे परिवार की इज्जत जरा भी मैली नहीं हुई। वाह, गजब की सोच रखते हो तुम। आदित्य ने गुस्से में विक्रांत की बाह को झटके से छोड़ते हुए कहा। आदित्य के इतना कहते ही विक्रांत ने उसकी कॉलर पकड़ी और पूछा, मेरी बहन और मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने वाला तू होता कौन है? तुमने काम से काम रखा और निकल यहाँ से, वरना तुझे यहीं पटक दूंगा। आदित्य ने गुस्से में अपनी कॉलर की ओर देखा जिसे विक्रांत ने पकड़ी हुई थी। उसने विक्रांत को घूरा और अपनी कॉलर को छुड़ाकर उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। विक्रांत जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर प्रीति और पारो दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य ने गुस्से में विक्रांत की कॉलर पकड़कर उसे उठाया और बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, जो तेरे हाथ मेरी कॉलर तक पहुंच गए। अब मैं तुझे बताता हूं कि औरतों पर हाथ उठाने और मेरी कॉलर पकड़ने वालों का मैं क्या हश्र करता हूं। आदित्य इतना कहकर फिर से विक्रांत पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि वीर ने पीछे से आकर आदित्य पर गन तान दी और बोला,
अशर तो अब तेरा देखने वाली है इस गांव में आई पब्लिक। अब अगर विक्रांत पर हाथ उठाया तो ये गोली तेरे सर के आर पार होगी और तेरे मरने के बाद तेरा परिवार तेरी लाश ढूंढता रह जाएगा। वीर के इतना कहते ही आदित्य ने पलटकर वीर की ओर देखा। वीर भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? गन नीचे करिए और जाने दीजिए उन्हें। प्रीति आगे आकर बोली, पर विक्रांत ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगर किसी और ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की होती तो उसका मुंह नोच लिया होता मैंने। इसलिए गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कमजोर और डरपोक हूं, समझे आप? इतना कहकर प्रीति ने आदित्य को घूरा और वहां से जाने लगी तो आदित्य ने फिर से गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब लाकर पूछा। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।